हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिबेंचर। डिबेंचर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। ऋण पत्र मतलब एक पत्र जो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जो लोन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो ऋण के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो कहलाता है ऋण पत्र। इसके न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। हम लोग को इसका थ्योरी पार्ट डिस्कस करना है, पढ़ाया जा चुका है, लेकिन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से और बेटर तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिबेंचर से क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई डिबेंचर की मीनिंग होती क्या है। तो डिबेंचर एक प्रकार का प्रपत्र है। डिबेंचर एक प्रकार का क्या है? प्रपत्र है। और ये ऐसा प्रपत्र है जो कंपनी यूज़ करती है पैसे इकट्ठा करने के लिए। मान लीजिए कि एक कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 5 लाख रुपए उसने कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिया। जो भी उसके ओनर्स थे, शेयर होल्डर्स थे, उन लोगों ने 5 लाख रुपए का एडजस्टमेंट कर लिया। अब जो 5 लाख रुपए बचे वो कहाँ से आए? उसके लिए वो लोग डिबेंचर इशू कर देते हैं। डिबेंचर में क्या होता है, वो एक लेटर इशू करते हैं एक तरीके से, और उस लेटर पे लिखा रहता है कि ये प्रपत्र इतने रुपए का है। इसके बदले वो पब्लिक से पैसा पाते हैं और पब्लिक को उसके बदले उन्हें रिटर्न देना पड़ता है, इंटरेस्ट, उन्हें ब्याज देना पड़ता है। एक तरीके का कंपनी लोन उठा रही है मार्केट से और जिसके बदले कंपनी उन्हें क्या देगी? पैसा देगी। कंपनी अधिनियम 2013 मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 धारा 230 के अंदर लिखा हुआ है, ऋण पत्र में ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित होती हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्ति पर प्रभार हो अथवा नहीं। लेकिन इस बात से डिफिनेशंस क्लियर नहीं हो रही हैं कि आखिर ऋण पत्र का मतलब है क्या। ये बात इस बात से पता ही नहीं चल रहा है कि ऋण पत्र है क्या। तो ऋण पत्र क्या है ये समझिए। ऋण पत्र ऋण का प्रमाण है। ऋण पत्र क्या है? ऋण का प्रमाण कि हाँ, कंपनी ने लोन लिया और मैंने लोन दिया, इस बात का प्रमाण है ऋण पत्र कि मैंने कंपनी को लोन दिया है और कंपनी उसके बदले हमें क्या देगी? इंटरेस्ट देगी और ड्यू डेट पर हमारे पूरे पैसे भी वापस करेगी। ये इस बात का प्रमाण होता है ऋण पत्र। नेक्स्ट बात हम लोग आते हैं कि भाई मीनिंग तो हो गई, मीनिंग हो गई। अब अगर हम बात करें कि सर मीनिंग के बाद अगर हम इसकी बात करें कि सर इसकी डिफिनेशन क्या हुई, सॉरी टाइप्स क्या हुए, कि भाई इसके टाइप्स भी तो पता चले। टाइप्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स? ऋण पत्र के प्रकार क्या हैं? तो ऋण पत्र के प्रकार में अगर आप देख सकते हैं तो पहला ऋण पत्र आपके पास है रजिस्टर्ड, दूसरा है वाहक, तीसरा है बंधक सहित, चौथा साधारण, पांचवा सोध्य और अगला है अशोध्य। नहीं भैया, पहला है हमारा रजिस्टर्ड पत्र, दूसरा बंधक, वाहक, साधारण, सोध्य, अशोध्य। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र की कि रजिस्टर्ड ऋण पत्र क्या होते हैं। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में लिखे जाते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। दूसरा वाहक, ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की पुस्तक में नहीं लिखे जाते, ऐसे ऋण पत्र
जो कंपनी की पुस्तकों में नहीं लिखे जाते वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। तीसरा, बंधक सहित ऋण पत्र। ऐसे ऋण पत्र जिन पे कंपनी की संपत्ति का भार होता है। संपत्ति का भार होने का क्या मतलब है, अगर लोन लिया गया है तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो दो तरीके से आपको लोन मिल सकता है, या तो बिना सिक्योरिटी के या विद सिक्योरिटी। तो जो बिना सिक्योरिटी वो बंधक रहित है, जो विद सिक्योरिटी है वो बंधक सहित है। मतलब घर का कागज रख लिया, जेवर रख लिया, या फिर कोई मूल्यवान कार का कागज, कुछ भी ऐसा समथिंग रख लिया। ठीक इसी तरीके से अगर जिस लोन पे कंपनी की कोई एसेट्स रखी गई है गिरवी, तो हम कहेंगे बंधक सहित है। अगर नहीं रखी गई है तो हम कहेंगे क्या, साधारण है। मतलब ऐसे ऋण पत्र जिनके अगेंस्ट कोई भी प्रतिभूति नहीं रखी जाती है वो होते हैं साधारण ऋण पत्र। नेक्स्ट है सोध्य। ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 3 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, निश्चित अवधि के अंदर कर दिया जाता है, सोध्य ऋण पत्र कहलाता है। सोध्य का मतलब होता है रिडीम कर देना, पैसे वापस कर देना। जबकि अशोध्य ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनमें कंपनी पेमेंट कब करेगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी भुगतान करेगी। जब कंपनी का समापन होगा तभी कंपनी पेमेंट करेगी। इंटरेस्ट देती रहेगी हर साल, लेकिन जो पेमेंट है आपके लोन का वो कब करेगी, जब कंपनी बंद होगी उस समय पेमेंट आपको करेगी। तो ऐसे लोन को हम कहते हैं अशोध्य ऋण पत्र। ओके, नेक्स्ट आते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। अब हम लोग आगे आते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें कि भाई डिफरेंस क्या है, किसके किसके बीच में, शेयर के बीच में और डिबेंचर के बीच में, दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो देखिए शेयर और ऋण पत्र में क्या अंतर है मेन, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर अंश पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। वे कंपनी से पैसा मांगते शेयर होल्डर्स भी हैं, लेकिन वो ओनर हैं, वो मालिक हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। सेकंड पॉइंट, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, लाभांश मतलब लाभ में अंश मिलता है, जबकि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। दूसरी बात, ठीक है, अगर अंश की राशि क्या होती है, पूंजी होती है। जैसे शेयर का मतलब होता है कैपिटल, शेयर का मतलब क्या होता है, कैपिटल होता है, जबकि डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन होता है। डिबेंचर इज टाइप ऑफ लोन एंड शेयर इज टाइप ऑफ कैपिटल। देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ओके, तीसरी बात, अंशधारियों को, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको कंपनी के मैनेजमेंट में भाग मिलता है, कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा मिलेगा, प्रबंध में भाग मिलता है। ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं वोटिंग राइट नहीं होता है। जब भी कंपनी का समापन होगा तो ऋण पत्रधारियों को पेमेंट पहले होगा, अंशधारियों को पेमेंट बाद में होगा, क्योंकि रूल है बाहर वालों को पहले पेमेंट करना है। तो बाहर वाले हमारे अंशधारी तो है नहीं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, तो पहले डिबेंचर वालों को पेमेंट होगा और फिर अंशधारियों को पेमेंट होगा। हम लोग को इसमें 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार हैं, जबकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर हैं, मालिक हैं। ऋण पत्रधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं मिलता, जबकि अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग मिलता है। अंशधारियों को लाभांश मिलता है, ऋण पत्रधारियों को ब्याज मिलता है। अगर आगे की बात करें तो अंश क्या होता है, पूंजी होती है, जबकि डिबेंचर क्या होता है, लोन होता है। अगर कंपनी का समापन होता है तो
अंशपत्रधारियों को पेमेंट बाद में मिलती है और ऋणपत्रधारियों को पेमेंट पहले मिलती है। इतनी बातें हम लोग की छोटी छोटी हुई। हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग, टाइप्स एंड डिफरेंस। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि सर इस चैप्टर में और थ्योरी क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये तो छोटी छोटी बातें थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मेथड ऑफ रिडेम्पशन क्या है। मेथड ऑफ रिडेम्पशन, अब सर ये मेथड ऑफ रिडेम्पशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर मेथड ऑफ रिडेम्पशन का मतलब क्या है, किन किन तरीकों से ऋण पत्र का शोधन किया जा सकता है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि किन किन तरीकों से ऋण पत्र का शोधन किया जा सकता है, ऋण पत्र का पेमेंट किया जा सकता है, वो कौन कौन से ऐसे मीडियम हैं, वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे इनका रिडेम्पशन हो सकता है। तो मेथड पहले हमें पता होना चाहिए। पहला, एक मुश्त भुगतान विधि, मतलब जिसको लंप सम पेमेंट मेथड कहते हैं। दूसरा, वार्षिक किस्त भुगतान विधि, एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड। तीसरा, खुले बाजार की क्रिया, परचेज इन ओपन मार्केट। चौथा, परिवर्तन विधि, कन्वर्जन मेथड। और पांचवा, एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान, मतलब पेमेंट आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, जिसको हम सिंकिंग फंड मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ ये पांचों मेथड आपको पता होने चाहिए। जो न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल देखिए ओपन मार्केट से आ सकता है और ओपन मार्केट से आ सकता है और सिंकिंग फंड से आ सकता है। इसके अलावा किसी और पॉइंट से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक मुश्त विधि होती क्या है। एक मुश्त विधि क्या होती है, इस विधि के अंतर्गत कंपनी जब अवधि समाप्त होती है, 2 साल 3 साल जब भी अवधि समाप्त होती है, उसके बाद ऋणपत्रधारियों को एक साथ ही पूरा का पूरा पैसा दे देती है। मतलब कहने का क्या होगा, एक साथ ही पूरा का पूरा पेमेंट होगा, कोई भी पार्ट पेमेंट नहीं होगा। जैसे 10 लाख का लोन है तो 10 लाख का पूरा पेमेंट एक साथ हो जाएगा। सेकंड मेथड है वार्षिक किस्त भुगतान विधि। वार्षिक किस्त भुगतान विधि क्या होता है, हर वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख का है और हम लोग इस मेथड को यूज़ करें एनुअल इंस्टॉलमेंट मेथड, तो 5-10 लाख का हमने लोन ले लिया है ना, कंपनी ने लोन ले लिया है और 10 साल के लिए लिया है, तो हर साल वो 1-1 लाख का पेमेंट करेगी, विथ इंटरेस्ट उसको पेमेंट करती रहेगी। इस बात को हम कहते हैं वार्षिक किस्त भुगतान पद्धति। ठीक है। तीसरा होता है खुले बाजार में क्रय। खुले बाजार में क्रय क्या होता है, जब एक कंपनी रद्द करने के उद्देश्य से स्टॉक के माध्यम से ऋण पत्रों को खरीदती है, तो ऋण पत्रों को क्रय करने और उससे रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय करके या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रखती है। मतलब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को क्या करती है, खरीदती है। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीदने की इच्छुक तब होती है जब बाजार में ब्याज दरों से ऋण पत्रों की ब्याज दर काफ़ी अधिक हो। मतलब अपने ही डिबेंचर को जो मार्केट में है, जो खुद उसने इश्यू किए थे, उसे वो क्या कर लेती है, परचेस कर देती है और उसके बाद क्या कर लेती है, कैंसिल कर लेती है। वैसा तब करती है जब वो देखती है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्या वो और ख़रीदता है तो उससे ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अपने डिबेंचर को खुद ही खरीद करके क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट मेथड होता है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड मतलब परिवर्तन विधि। इसमें क्या होता है, उन्हें ऑप्शन दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप इतने टाइम में अंश में परिवर्तन करा सकते हैं
या फिर पूर्वाधिकार अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं। मतलब उन्हें राइट दे दिया जाता है कि आप ऋण पत्रों का शोधन नए समता अंशों में या फिर पूर्वाधिकार अंशों में क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, या फिर आप इन डिवेंचर्स की जगह पे कोई दूसरे डिवेंचर भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। तो एक ये भी सिस्टम है। आखिरी होता है एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान। एक निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान करने के लिए एक सिंकिंग फंड बना लिया जाता है, जिसमें सिंकिंग फंड का यहाँ पे क्या मतलब क्या है कि हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा कंपनी जो है इन्वेस्ट करती रहती है। किस लिए इन्वेस्ट करती है कि जब डिवेंचर का ड्यू डेट आएगा पेमेंट करने का, तब उस डेट को इसमें से मतलब गुल्लक में से पेमेंट निकाल करके हम पेमेंट कर देंगे। इससे उन्हें फ़ायदा क्या हो जाता है, इससे उन्हें इंटरेस्ट का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा और पेमेंट उन्हें एट लास्ट में ही करनी है, तो इससे उन्हें ब्याज का फ़ायदा मिल जाता है। ये हमारे 5 मेथड है। एक मुश्त भुगतान विधि, वार्षिक किस्त भुगतान विधि, खुले बाजार में क्रय विधि, परिवर्तन विधि और एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान। आइए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं कि और इसमें हम लोग को क्या थ्योरी कवरअप करनी है। मेन तो हम लोग का ये थ्योरी काफ़ी हद तक हो चुका है। अब आते हैं हम लोग इस चैप्टर के ऑप्शनल क्वेश्चंस पर। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से ऑप्शनल क्वेश्चन इसके अंदर हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ऋण पत्रधारी होते हैं क्या होते हैं, देनदार, संस्थापक, लेनदार या कंपनी के स्वामी। तो बट ऑब्वियस है, आपको पता ही है, कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्रों पर क्या प्राप्त होता है, सीधी सी बात है, ब्याज प्राप्त होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन किस मूल्य पे किया जाता है, सम मूल्य पे, कटौती पे, प्रीमियम पे या सभी पे। तो ऋण पत्रों का निर्गमन सभी मूल्य पे किया जा सकता है। डेट मीन्स मे बी एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट एनी प्राइस। ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है, सीधी सी बात है, एक लोन है। अगर लोन है तो कहाँ दिखाएंगे, ये आपको पता ही है, इसको बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए। ये लॉन्ग करेंट लाइबिलिटी है, आप लोग बैलेंस शीट में शो करते आए हो, तो गैर चालू दायित्व। ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूत के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा। अगर कह रहा है कि ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूत के रूप में निर्गमन किया जाए तो डेबिट हम क्या करेंगे भाई, अगर हमने ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूत के रूप में भेजा है तो डेबिट होगा ऋण पत्र उच्चंत खाता, मतलब ऋण पत्र का सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, तो ऋण पत्रों का शोधन समूल्य पे भी हो सकता है, अधिमूल्य पे भी हो सकता है और परिवर्तन द्वारा भी आपने पढ़ा ये हो ही सकता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, मतलब इनमें से सभी के माध्यम से हम ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं। ऋण पत्रों का शोधन होता है नगद में, नए ऋण पत्रों का निर्गमन करके, अंश ऋण पत्रों का निर्गमन करके या सभी पे। तो ये भी सीधी सी बात है, अभी आपने पढ़ा है ऋण पत्रों का निर्गमन सभी मूल्य पे किया जा सकता है, तो सब सही है। ऋण पत्र भाव होता है किसका, सीधी सी बात है, लोन का भाव होता है, अभी आपने पढ़ा ही है इस बात को। ऋण पत्र क्या है, अंश का प्रमाण या ऋण का प्रमाण, तो ऋण का प्रमाण होता है। साधारणतया ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित, असुरक्षित, अंशतः सुरक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी प्रकार का लोन नॉर्मली सुरक्षित ही रहता है, तो सुरक्षित आंसर सही है। ऋण पत्र पे ब्याज होता है 12, 18, 15 या निश्चित दर फिक्स होता है। हर एक डिबेंचर पे लिखा होता है कि इतने डिबेंचर, इतने % वाले डिबेंचर हैं। कंपनी के लिए अधिमूल्य पे ऋण पत्र का निर्गमन क्या है, अधिमूल्य मतलब कंपनी ने रेट से ज़्यादा पे इश्यू कर दिया। तो सीधी सी बात है, अगर एक रेट से ज़्यादा उसने इश्यू किया है तो उसे फ़ायदा तो होगा ही होगा। अब ये फ़ायदा आयगत होगा या पूंजीगत होगा, मतलब लाभ है या संपत्ति है, ये पूछ रहा है सवाल। तो भाई सीधी सी बात है, मैं बार बार नहीं होगा, जब हम करेंगे ऐसा तभी होगा। तो ये हमारी पूंजीगत प्राप्ति है। कंपनी के लिए ऋण पत्रों पे कटौती क्या है, ऋण पत्र पे कटौती अगर आपको याद हो तो हम लोग प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं, जो भी है हम प्रॉफिट में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो जिस तरीके से लेस कर रहे हैं इसका मतलब पूंजीगत हानि, क्योंकि प्रॉफिट में से हम इसको घटा रहे हैं। आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्र पे कटौती को कहाँ दिखाया जाता है, तो देखिए 2 तरीका है, आपको पता ही है, या तो आप प्रॉफिट के अंदर घटा के दिखा सकते हैं पहला तरीका, या फिर आप हम लोग कहाँ दिखा सकते थे, हम लोग अदर करेंट एसेट्स में भी दिखा देते थे। तो यहाँ पे अदर करेंट एसेट्स का ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमें संचय और अधिक में से घटाकर ऑप्शन इसको लगाना है। ऋण पत्र के अधिमूल्य की राशि को उपयोग किया जा सकता है, मतलब ऋण पत्र
की अधिक अधिक अधिमूल्य की राशि, ऋण पत्र मतलब प्रीमियम इशू कर दिया गया है, तो उस प्रीमियम ऑन डिबेंचर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो कह रहा है पूंजीगत हानि को ख़त्म करने में, भूतकालीन हानि को समाप्त करने में, भविष्य की हानि को समाप्त करने में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर को सिर्फ हम पूंजीगत हानि को समाप्त करने में ही प्रयोग कर सकते हैं, तो 15 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं निश्चित उत्तरीय की। ऋण पत्र के निर्गमन पर दिए छूट को संचय और अधिक में से घटा के दिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऋण पत्र कंपनी के सदस्य नहीं होते, सही बात है। ऋण पत्र पर लाभांश की दर निश्चित होती है, गलत है, क्योंकि लाभांश तो मिलता ही नहीं है। ऋण पत्र के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है। ऋण पत्र के निर्गमन पे प्राप्त प्रीमियम को चिट्ठे में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाया जाता है, बिल्कुल नहीं दिखाया जाता। वाहक ऋण पत्रों को केवल सुपुर्दगी के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। देखिए वाहक ऋण पत्र था और आपने 2 तरीके के ऋण पत्र पढ़े थे शुरुआत में। तो वाहक ऋण पत्र जो ऐसा ऋण पत्र होता है जो कंपनी के बुक्स में नहीं लिखी जाती, तो जिसको दे दिया वो उसका हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन सही है। ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता, सत्य है। ऋण पत्रों का विक्रय ब्याज सहित किया जा सकता है, बिल्कुल, ब्याज रहित भी हो सकता है और ब्याज सहित भी हो सकता है। शोधन कोष का सृजन लाभ हानि खाते से किया जाता है, बिल्कुल नहीं, शोधन कोष का सृजन लाभ हानि खाते से नहीं किया जाता। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम पूंजीगत हानि है, यह ऑप्शन आपका सही है। तो बहुविकल्पी और निश्चित उत्तरीय आपका हो गया। ऋण पत्रों का से हमने आपको बताया ही है। ऋण पत्र एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिससे ये प्रूफ होता है कि हमने लोन लिया है, मतलब ऋण का प्रमाण पत्र है ऋण पत्र। ऋण पत्रों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, हमारा आते लघु में दूसरा क्वेश्चन यही है, ऋण पत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, तो आपको पता होगा। रजिस्टर्ड है, वाहक है, शोध्य है, अशोध्य है, बंधक सहित है और साधारण है। 6 प्रकार के हमारे ऋण पत्र होते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कवर अप करने हैं। फिर लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन कह रहा है अंश ऋण पत्र में 4 अंतर बताइए, आपने डिस्कस कर रखा है। ऋण पत्र के निर्गमन की वजह से किए जाने वाली जर्नल एंट्री आपने पढ़ी है। सिंकिंग फंड क्या है, तो सिंकिंग फंड 5वां मेथड है ना, 5वां मेथड है, मेथड ऑफ रिडम्पशन का 5वां मेथड है। नेक्स्ट, ऋण पत्रों के 4 प्रकार, क्वेश्चन रिपीटेड है। ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा शोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ऋण पत्रों का परिवर्तन का जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपका ऋण पत्र से रिलेटेड सारी थ्योरी कवर अप हो चुकी हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम बची होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, आप वहीं पे कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पे हमें पूछिए, कॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये समझिए, 60-40 अकाउंटिंग आती है, 60 नंबर थ्योरी आता है, 40 नंबर हमारा लगभग न्यूमेरिकल आता है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी आपका पूरा का पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई खाली थ्योरी पढ़ो, हम ये भी नहीं कहते कि खाली न्यूमेरिकल पढ़ो। ऐसा इसलिए है क्योंकि निश्चित उत्तरीय आपका आएगा, निश्चित उत्तरीय के बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है अति लघु। निश्चित उत्तरीय 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर ऐसे होते हैं जो आपने सही किए तो एक भी मार्क्स नहीं कटने वाले, 10 में 10 आपको मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अति लघु होता है, अगर आपने टू द पॉइंट आंसर लिखा है तो आपको 20 में 20 मिलेंगे, तो 20 एंड 10 30 नंबर बहुत आराम से गिन किए जा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय हम लोग का 5 आता है, 5 नंबर लगभग, सॉरी 6 क्वेश्चन लघु उत्तरीय जो कि 30 नंबर का है। तो 30 नंबर और 30 नंबर ऊपर 60 नंबर ये और 40 नंबर का न्यूमेरिकल। अगर आप न्यूमेरिकल पे भी थोड़ी बहुत कमांड रखते हो अच्छी, अगर 3 भी सही हो जाते हैं, 3 भी सही हो जाते हैं तो उसमें भी मार्क्स नहीं कटेंगे। 30 नंबर वहाँ, 30 नंबर आपके बहुविकल्पी और अति लघु मिलाएंगे तो 60 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद जब लघु उत्तरीय की बात आती है तो अगर आपने न्यूमेरिकल किया है तो बट ऑब्वियस है आपने थ्योरी तो पढ़ी है, बिना थ्योरी के आप न्यूमेरिकल तो कर नहीं सकते। तो लगभग लघु उत्तरीय अति लघु और दीर्घ का समावेशी होता है, तो आराम से आप उसको कर सकते हैं और आराम से 80+ 85+ अकाउंट्स में गेन कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम वही है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो 2 से 4 बार करना है, कोई भी थ्योरी करनी है तो 2 से 3 बार करनी है। जो थ्योरी आपको लग रहा है कि आप स्किप कर जा रहे हो, भूल जा रहे हो बार बार, उससे आपने क्या करना है, उसके लिए आपको नोट्स बना लेने हैं कि ये थ्योरी मुझे बार बार पढ़नी है। आप 2-3 कलर का यूज़ कीजिए पेन का,
पहली बार रिवीजन मारिए ब्लू से करिए, फिर दोबारा रिवीजन मारिए ब्लैक से करिए, और रेड से उसको मार्क कर लीजिए। तो आपको लग रहा है मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में प्रिपेयर होकर जा पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है तैयारी करने के लिए। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपना टाइम सेव करें और उसे उस जगह पे लगाएं जहाँ पे हमारा सेक्शन क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इस चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, एकदम फाइनल करते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में पढ़ना है डिबेंचर का अर्थ क्या है, डिबेंचर की परिभाषा क्या है, डिबेंचर के प्रकार क्या है, डिबेंचर और अंश में क्या अंतर है, डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे होता है, डिबेंचर का शोधन कैसे होता है। ये 5 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने हैं और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे हम लोग चैप्टर शेयर। जैसे हम लोग डिबेंचर की थ्योरी की है, हम लोग ऐसे ही अब शेयर की थ्योरी कवर अप करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।